हेलो दोस्तों, आप सब लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। आशा होगा कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखते हैं संविधान का जो लास्ट चैप्टर है भाग 2 का NRC/CCA, इसके बारे में समझते हैं। तो NRI क्या है उसके बारे में जानते हैं। NRI नॉन रेसिडेंटल इंडियन। तो ये होता है NRI ऐसे व्यक्ति जो भारत के हैं लेकिन वो किसी काम से मतलब घूमने उमने नहीं, मतलब काम करें। जैसे कि भारत के बहुत लोग जाते हैं, जैसे 50 लाख लोग बाहर बाहर गए हैं, जैसे सऊदी अरब हो गया, जापान हो गया। वहाँ काम के तलाश में गए हैं और वहाँ मजदूरी करते हैं और वहाँ से पैसा भेजते हैं। तो जैसे 6 महीना से अधिक हो गया है, 6 मंथ से अधिक यदि बाहर में काम कर रहा है तो इसके अंतर्गत आएंगे, नॉन रेसिडेंटल इंडियन के अंतर्गत। तो ये वो व्यक्ति होते हैं जो मूलतः भारत के हैं और वो बाहर काम कर रहे हैं। काम के वास्ते वो यदि बाहर गए हैं तो NRI के अंतर्गत हैं। इन लोग वोट डाल सकते हैं, एप्रोक्सी वोट डालने का रहता है, तो एप्रोक्सी वोट डाल सकते हैं। PIO क्या होता है? तो पर्सन ऑफ इंडियन ओवरसीज, पर्सन ऑफ इंडियन ओवरसीज होता है। सॉरी, ओरिजन ये होता है। तो इन लोग का क्या, ये वो व्यक्ति होते हैं जो कोई व्यक्ति जो पहले से भारत में है, उसके नाना नानी दादा दादी, और उसके जो बच्चे हैं वो अमेरिका में हैं, ब्रिटेन में हैं, चाहे कनाडा में हैं, चाहे अरब में हैं, सऊदी अरब में हैं। वहाँ कोई नौकरी कर रहा है या कोई पढ़ाई कर रहा है बहुत दिन से, तो उनके लिए है। अब वो यहाँ आएंगे तो उनके लिए इसके कैटेगरी में आते हैं, PIO के अंतर। वो वोट नहीं डाल सकते, उनके लिए स्पेशल वीज़ा रहता है, वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। और उनको FRRO के अंतर्गत यदि यहाँ 6 महीना से अधिक रुकते हैं तो हर 6 महीना में अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन जहाँ पे रुकते हैं उसके पुलिस स्टेशन पे FRO के अंतर्गत उन लोग को बताना पड़ता है ओरिजन रेगुलर रजिस्ट्रेशन ओरिजन। तो FRO के तहत बताना पड़ता है कि मैं इस जगह पे हूँ, इस लोकेशन पे हूँ। तो ये बार बार करवाना पड़ता था। फिर इसको 2015 में इसको समाप्त कर दिया गया। इसके जगह वो ला गया इसके जगह में फिर OCI लाया गया। OCI इसको बोलते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन। तो ये क्या है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ कुछ अधिकार रहता है, उसके बाद लाया गया। और ये M लक्ष्मी मल सिंघवी की सिफारिश पर लाए थे 2005 में। ठीक, इनको क्या रहता है, इनके लिए क्या प्रावधान है कि वे रहते हैं, लेकिन इसमें भी लागू होता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश इस पे लागू नहीं होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश को ये OCI नहीं मिल पाता है। बाद बाकी इस पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ के आल देश को OCI मिल जाता है। इसके सिफारिश पर लाया गया था, उसमें वोट डाल सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं।
वोट डाल सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं। लेकिन 15, 16, 19, 29 और 30, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, ये इन पे लागू नहीं होता है। इन पे लागू नहीं होता है कहने का मतलब ये है कि ये चुनाव नहीं लड़ सकते, ठीक। ये सरकारी पद पे काम नहीं कर सकते हैं, जैसे लोक सेवा अधिकारी, ये सब में काम नहीं कर सकते हैं। और मुख्यतः ये अनुच्छेद लागू नहीं होता है इन पर। या किसी राज्यसभा या विधानसभा का सदस्य नहीं बन सकते, ये रहता है इन लोग में। और इसमें वीज़ा का ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि इसको लाने का जरिया क्या था कि जो बाहर गए हैं, मुख्यतः देखते हैं कि जो थोड़ा सा सबसे थोड़ा सा इंटेलिजेंट हुआ तो गांव से सिटी में रहेगा, सिटी वाले थोड़ा सा ज़्यादा हो गए तो बड़े शहर में जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए रायपुर है, रायपुर में जो अच्छे हैं वो दिल्ली में जाकर रहें, और दिल्ली में जो अच्छे हैं मुंबई में जाकर रहा है। मुंबई के इंटेलिजेंट जो हैं, बहुत अच्छा आदमी है जो पैसा रुपया वाला है, वो लंदन में जाकर रह रहा है। उसी तरीके से रहता है, तो उसको बुलाना है जो कि यहाँ आकर कुछ पैसा दे, तो उसके लिए ये OCI बनाया गया है। इसके लिए वीज़ा अनिवार्य नहीं किया गया है, और आने के लिए इसके लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, फॉरिजन की भी ज़रूरत नहीं होगा। FRRO, इसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब बात होती है कि फॉरिजन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में लाया गया था। यदि बाहर कोई काम कर रहा है तो पैसा किस हिसाब से भेजता है, कैसे भेजता है, उसके बारे में जानकारी जानते हैं। भाई कोई गया है, अपने क्षेत्र से कोई गया होगा या आपके क्षेत्र से कोई गया होगा, तो पैसा किस हिसाब से भेजता है, क्योंकि अधिकतर कंट्री में डॉलर चलता है, तो कहाँ कहीं यूरो चल रहा है, कहीं यूनान चल रहा है, अधिकतर कंट्री में डॉलर चल रहा है, तो डॉलर से वहाँ पैसा मिलता है। लेकिन यहाँ हमारे तो करेंसी चलता है, तो करेंसी में कैसे मिलता है यहाँ पैसा, तो उसके लिए बताते हैं आपको। तो उसके लिए लाया गया था फेमा। इसके मतलब होता है फॉरिजन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। तो इसमें क्या होता था, NRO नॉन रेसिडेंटल ऑफ ऑर्डनरी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता था, आप पैसा तो कमा रहे हो, तो इसमें क्या होता था, टैक्स इंक्लूड रहता था। टैक्स, पैसा तो मिल रहा है लेकिन इसके तहत आपको पैसा मिलता था वहाँ नॉन रेसिडेंशियल ऑफ ऑर्डनरी के तहत, लेकिन इसमें टैक्स लग जाता था, टैक्स भारी मात्रा में लग जाता था। आप वहाँ कमा रहे हो, तो इंडिया का वो है कि टैक्स यहाँ विदेश में जो कमा रहा है उसके पैसे पे टैक्स नहीं लगता है इंडिया में, क्योंकि इंडिया के लोग बाहर काम कर रहे हैं और यहाँ पैसा भेज रहे हैं, तो सरकार को फायदा हो रहा है, इसकी वजह से वो टैक्स नहीं लगा रहा है, तो इसमें टैक्स लग जाता है। तो ये मजदूरों के लिए अच्छा नहीं था। इसके बाद लाया गया, लेकिन ये भी चेंज करता है, ये डॉलर से वहाँ पैसा भेजते हैं, लेकिन ये करेंसी में यहाँ पैसा मिल जाता है, ठीक, इतने याद रखिएगा। इसके बाद इसको वो करने के बाद दूसरा लाया गया NRE। तो NRE में क्या हुआ, इसका फुल फॉर्म होता है नॉन रेसिडेंटल ऑफ एक्सचेंज।
तो इसमें क्या करते थे, इसमें भी टैक्स इंक्लूड रहता था, लेकिन इसमें भी टैक्स इंक्लूड रहता था, लेकिन इसमें व्यवस्था ये था कि भारत के एक ही अकाउंट होता था। इसमें भारत का कोई मान लो 2 जगह बिजनेस चला रहा है, भारत में भी उसका कोई होटल वोटल चल रहा है या जो भी बिजनेस चल रहा है, यहाँ शॉप वॉप चल रहा है, और वो आदमी बाहर में वही ड्यूटी कर रहा है, बाहर में नौकरी कर रहा है, तो दोनों का एक ही अकाउंट है उसका। तो यहाँ करेंसी भी इसमें जमा कर सकता है, करेंसी भी इसमें जमा कर सकता है और डॉलर भी जमा कर सकता है, दोनों। तो दोनों के लिए है, लेकिन कर इसमें भी इंक्लूड है, कर इसमें टैक्स इसमें भी लगेगा। ठीक। अब किसानों के लिए सबसे अच्छा फिर लाया गया बाद में FCNR। FCNR फॉरिन करेंसी ऑफ नॉन रेसिडेंटल, फॉरिन करेंसी अकाउंट। तो क्या होता था, इसमें क्या करते थे, इसमें यह होता था कि यदि आपका करेंसी है, इसमें एक्सचेंज नहीं होता था, इसमें एक्सचेंज नहीं होता था। कोई कंपनी है, मान लो डॉलर में पैसा लिया है तो डॉलर में ही उसका पैसा रहेगा, करेंसी में एक्सचेंज नहीं होता था। यदि मान लो यही कोई कंपनी बाहर से डॉलर में पैसा लिया और उसको बाहर में ही कहीं शॉप करना है, तो डॉलर से ही डॉलर एक्सचेंज कर सकता है, उसको डॉलर से ही डॉलर में मतलब उसको शॉप कर सकता है, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये है आपका FCNR। आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे। अब यदि विदेश से आप पैसा मंगवाते हैं तो 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मल यदि आप पैसा भेजते होंगे, लगभग 90% लोग या 100% लोग पैसा भेजते हैं इधर उधर। मान लो किसी, अभी तो समतः फ़ोन पे चालू हो गया है, फ़ोन पे हो गया, नहीं तो पहले अकाउंट भेजते थे। अभी फ़ोन पे में भी बहुत लोग नहीं चलाते हैं, तो फ़ोन पे भी करना पड़ता है, तो उसके लिए अकाउंट चाहिए, नेम, होल्डर नेम चाहिए, पैसा भेजने के लिए अकाउंट चाहिए, होल्डर नेम चाहिए, IFC कोड चाहिए, IFC कोड चाहिए। 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है इंडिया में यदि पैसा भेजना है। यदि अपने स्टेट में भेजना है, यदि SBI के अकाउंट है तो अकाउंट नंबर, होल्डर नेम, IFC कोड अपने आप जनरेट हो जाता है। लेकिन अदर स्टेट में भेजना है तो IFC कोड मांगता है। ठीक है, IFC कोड चाहिए। लेकिन मैं यदि विदेश से पैसा मंगवाता हूँ, यदि आप विदेश से पैसा मंगवाते हैं, पैसा भेजते हैं, तो उसके लिए एक और चाहिए, स्विफ्ट कोड, जो कि मेन ब्रांच में मिलता है। स्विफ्ट कोड इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है, तो आपको स्विफ्ट कोड मिल जाएगा यहाँ से। तो ये स्विफ्ट कोड के माध्यम से वहाँ से विदेश से पैसा भेजते हैं, तो उन लोग को क्या रहता है, कौन सी कंट्री में चाहिए, तो स्विफ्ट कोड बताएगा कि कौन सा कंट्री में जाएगा पैसा। आप स्विफ्ट कोड के बाद चाहिए IFC कोड, तो कौन सा राज्य में चाहिए, तो IFC कोड बताएगा कौन सा राज्य में चाहिए। इसके बाद अकाउंट नंबर, तो किसके खाता में चाहिए, अकाउंट नंबर से वेरीफाई होगा, और कौन सा बैंक का है तो IFC कोड से ही जनरेट हो जाता है। ठीक, इतना समझ गए होंगे। आगे हम लोग देखेंगे सेकेंड भाग, इसके नेक्स्ट भाग, थर्ड भाग, तीसरा भाग है, जो कि मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 32 तक उस अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे। यदि वीडियो में नए होंगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। धन्यवाद।